सवाल है आपके सामने यहां पर 12 बनाइए। बढ़िया, देख रहे हो सवाल, बढ़ के सवाल हैं। आप ये कतई मत सोचना कि ये सवाल एक ही बार आया, ये सवाल कई कई बार पेपर में आया है बदल के। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने, कितना है ये, 40 लाख है, 40 लाख की कुल लागत पर एक नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। सॉफ्टवेयर कंपनी ने 800 लाइसेंस बनाए हैं एक नई एप्लीकेशन के लिए, टोटल 40 लाख की कॉस्ट में। दे प्रोवाइड 50 लाइसेंस फ्री टू देयर टॉप बीटा टेस्टर्स। अपने टॉप 50 बीटा टेस्टर्स को लाइसेंस फ्री देते हैं, यानी कि बचे 750। फॉर द रिमेनिंग लाइसेंस दे ऑफर्ड ए 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ 6000 पर लाइसेंस। उसने एक लाइसेंस की कीमत कितनी रखी है, 6000 रुपए, और 6000 रुपए पर वो 15% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एडिशनली वो 1 लाइसेंस फ्री देते हैं हर 9 लाइसेंस के खरीदने पर। ठीक है भाई, कोई भी अगर आदमी फॉर एवरी 9 लाइसेंस बॉट, हर 9 लाइसेंस पर वो क्या करते हैं, एक लाइसेंस फ्री देते हैं। अगर 800 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो कंपनी का ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या है बताइए। प्रत्येक 9 लाइसेंस के लिए एक वो फ्री देते हैं, तो 2 डिस्काउंट लग गए यहां पर। ठीक है भाई, एक बताइए, आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। कंपनी ने जो इन्वेस्ट करके जो एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कितना खर्चा आया उसमें, 40 लाख का खर्चा आया। ये हो गया भाई आपका कॉस्ट। ठीक है, जब बेचने की बारी आती है तो 800 में से केवल 50 तो फ्री में बांट दिए, यानी कि बचे 750 ही वो लाइसेंस देगी। एक लाइसेंस कितने का है, यानी कि इतने के लाइसेंस बेचे जाएंगे। लेकिन बच्चों इसमें 15% का क्या है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। 20 पे 3 का डिस्काउंट है तो 20 का समान 17 में हो गया। ठीक है, उसके बाद हर 9 लाइसेंस के लिए एक लाइसेंस फ्री दी जाता है, यानी कि टोटल कितना है, 9 और 1 10, 10 पर एक फ्री है तो डिस्काउंट कितना है, 10%, 1/10, 1/10 डिस्काउंट है तो 10 का समान 9 में। इतने में बेचा, 40 लाख के लाइसेंस टोटल इतने में बिके हैं। कोई तकलीफ इसमें? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, इसका रेशियो ले लेंगे। तो 20 दुसाम 200, 200 से 6000 कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। अब यहां पे 2 जीरो से अपन लोग 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, 25 से और काट लेंगे भैया, 25 चौका और 25 तिया 75, तो 400 चौका कितना आ जाएगा, 1600 आ गया। 1600 रेशियो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 81 गुणा 17, तो 17 8 136, 1360 और 17 1377। तो अल्टीमेटली 1600 का सामान बिका कितने में, 1300, यानी कि क्या हुआ है, ये आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। क्या हुआ बच्चों आपको, अरे लॉस वाला तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दिखा ही नहीं, लॉस वाला एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। कुछ करने की जरूरत है सवाल में, तो सवाल तो हल्का ही है, बस लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा भयानक है। ठीक है, और उससे आपको घबराना नहीं, बिल्कुल भी, आ जाइए। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने, दे रहे हैं, बनाते चलते हैं। ए हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाई 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत से 50% अधिक है। ड्यूरिंग ए सेल इस पे 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है मार्क प्राइस पर। एक स्पेशल कस्टमर को एडिशनल Y% डिस्काउंट दिया जाता है, ब्रिंगिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस टू 4320, जिससे कि उसका फाइनल सेलिंग प्राइस 4320 आता है। अगर शॉपकीपर अभी भी 8% का प्रॉफिट कमाता है ऑन द कॉस्ट प्राइस आफ्टर ऑल डिस्काउंट, अगर शॉपकीपर को अभी भी कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट होता है, 8% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, और सवाल में यह भी पूछा है वॉच का वाई की वैल्यू क्या है।
y की वैल्यू क्या है। देखो, अगर आप इस सवाल को देखो और इस सवाल के आप 4 ऑप्शन देखो, तो या तो आप इस सवाल में केवल कॉस्ट प्राइस निकाल लो या केवल y का मान निकाल लो, क्योंकि सब अलग अलग है ना। दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हो, है कि नहीं गोविंद? ठीक है भाई, तो आप यहां बता दीजिए कि क्या निकाले। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे भाई, इजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y की वैल्यू आप 100 मान के भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कि यहां पे आपको क्या दिया है, एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ये क्या है आपका मार्कअप। फिर आप उस पर डिस्काउंट देते हो, पहला डिस्काउंट कितना है 20%, दूसरा डिस्काउंट कितना है y%, प्रॉफिट कितना होता है आपको 8% का। ठीक है ना, 100 मान के बता देता हूं, वहां से आपका वो भी आ जाएगा। मान लो जैसे कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है भैया, तो मार्क प्राइस कितना है 150। अब इस पे कितना छूट दी जाती है, 150 का 20% कितना होता है, 30 की छूट दोगे तो कीमत कितनी हो जाएगी 120। फिर 120 पे कितना डिस्काउंट दिया जाता है y% डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद जब आपने सारे डिस्काउंट दे दिए, बेचने से कितना लाभ होता है, सीपी कितना है 100 पे अगर 8% का प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में घड़ी 108 में बिकी है। आप बताओ 120 की घड़ी 108 में बिकी, तो आपने 12 का डिस्काउंट दिया है ना, 120 पर कितना हो गया ये 1/, यानी कि 10%। तो y का कितना मान आ गया 10 आ गया, 10 यहां पे एक ही ऑप्शन में पहला यही आंसर हो जाए। ठीक है ना, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है बच्चों, ये आप रेशो से भी कर सकते हो, रेशो से भी करके बता दूं, है बता दूं क्या, 50%। देखो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। पहले आपने 50% क्या किया मार्कअप किया, 50% यानी कि 1/2, सीपी 2 है तो मार्क प्राइस कितना है 3, फिर आपने उस पर डिस्काउंट दिया कितना 20%, 1/5 यानी कि 5 से 4, फिर आपने एक और डिस्काउंट दिया y%, डिस्काउंट देने पर क्या हो गया नहीं पता। ठीक है, और फाइनली आपको लाभ कितना हुआ 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25, यानी कि अल्टीमेटली 25 का सामान कितने में बिका 27 में बिका। तो मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा क्या आ गया बच्चों आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, 2 दूनी ये 5×5 = 25 और ये 3 नाम 27। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया 9/10, यानी कि सेकंड डिस्काउंट देने पर 10 का सामान कितने का हो जाता है, तो सेकंड डिस्काउंट है कितना 1/10, 10%। ये आपका रेशियो भी होगा, तो रेशियो से करो चाहे 100 मान के करो, डेटा बहुत इजी है। ठीक है, दोनों से ही हो जाएगा, है सीपी से भी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 14, बनाइए करो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक नए एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस को, कैसे गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लाइसेंस सेल कर रहा है। लाइसेंस क्या सेल करते हैं लोग, सेल्स ए लाइसेंस फॉर ए न्यू एप्लीकेशन टू ए रीसेलर एट ए 20% डिस्काउंट, an installation and support fee of 15% is added to the discounted price. ठीक है, reseller then sells the license for 78,000 rupees more, making a 25% profit. Determine the original marked price of the software license by the developer. बहुत बढ़िया, देखो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद उसके लाइसेंस को दे दिया एक रीसेलर को, रीसेलर मतलब वो आगे उसको बेचेगा। ठीक है ना, तो रीसेलर को बेच दिया 20% डिस्काउंट पे। ठीक है भाई, लेकिन डिस्काउंट के बाद 15% उस पर क्या लगाया जाता है सपोर्ट फी, भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो हमें उसे बैकएंड सपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट। फिर रीसेलर क्या करता है 7800 रुपये बढ़ा के
उसको बेच देता है। रीसेलर को क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है डेवलपर ने, उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या है। मैंने मान लिया कि मानो जैसे सॉफ्टवेयर का मार्क प्राइस है ये MP। ठीक है बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? तो सॉफ्टवेयर जब डेवलपर इसको बेचता है रीसेलर को, तो कितना डिस्काउंट देता है, 20%। 20% यानी कि 1/, तो मार्क प्राइस पे 1/5 डिस्काउंट देगा, तो 5 का सामान कितने में बिकेगा, 4 में। और उसके बाद 15, ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, ठीक है ना, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। इस प्राइस पर 15% का लगाता है वो सपोर्ट फी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% 1/20, 15% 3/, यानी कि 20 पे 3 का सपोर्ट फी लेगा, तो कितनी हो जाएगी 20 की फिर ये कीमत, 23 हो जाएगी। इतने पैसे में उसने रीसेलर को बेच दिया, यानी कि रीसेलर के लिए क्या है, CP हो गया। अब रीसेलर ने इसको आगे बेचा, लेकिन जब रीसेलर ने इसको आगे बेचा तो कितना, 7800 रुपए प्राइस अधिक में बेचा। रीसेलर ने जितने में खरीदा है उससे 7800 रुपए ज्यादा में, उसी की वजह से रीसेलर को क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। यानी कि रीसेलर का 25% प्रॉफिट ही 7800 रुपए के बराबर है। जितना आप प्राइस बढ़ा के बेचोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा। रीसेलर को प्रॉफिट कितना हुआ है, 25%, यानी कि 1/4। और रीसेलर 7800 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि रीसेलर को लाभ हुआ कितना है, 7800 रुपए का। तो ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है बच्चों। या 4 से 4 कट गया, तो मार्क प्राइस कितना आ गया, और तो कुछ कट नहीं रहा ना, 20 पंजे 100 की उधर गुणा हो जाएगी, तो 788000 हो जाएगा, ठीक है। और बटे क्या आ गया, 23। ये मार्क प्राइस आ गया, ठीक है भाई। देखते पता लगे सवाल का आंसर क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि 23 तिहा 69, लेकिन जो भी आंसर आएगा 30,000 से बड़ा आएगा, और 30,000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, डी वाला, है कि नहीं। बढ़िया सवाल है ना। आगे चलते हैं, ये बताइए, बताओ गोविंद कैसे होएगा। एक ए फर्नीचर स्टोर मार्क्स इट्स आइटम एट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत से 80% अधिक रखता है। इफ ए कस्टमर रिसीव एन एडिशनल लॉयल्टी डिस्काउंट ऑफ 250 रुपए, कस्टमर को 250 रुपए का एडिशनल लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है, और स्टोर जो है कॉस्ट प्राइस पे 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये बताइए, फर्नीचर का CP क्या है, करो बच्चों। हैं, बस यही है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हर चीज यहां पे आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। एक फर्नीचर स्टोर लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि 80% क्या किया, मार्कअप, ठीक है भाई। लागत मूल्य से 80% अधिक उसने मार्क प्राइस रखा है, और वो 30% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80 और -30 का सक्सेसिव, 100 मान के भी कर सकते हो, पर मैं एक सवाल बता देता हूं आपको सक्सेसिव से। 80% मार्कअप किया, उसके बाद अंकित मूल्य पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 80 और -30 का सक्सेसिव, 80 -30 -80 गुणा 30/100, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ इसमें, ये कितना आ जाएगा भाई, 26%। तो 26% प्रॉफिट होना चाहिए, बोलो हाँ, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 26% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 30% डिस्काउंट देने के बाद भी रुका नहीं है वो, उसने ग्राहक को 250 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया, रॉयल्टी डिस्काउंट दे रहा 250 रुपए का, जिसकी वजह से केवल कितना प्रॉफिट हुआ, 12%। होना चाहिए था 26% प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली में उसे केवल
12% ही प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट कम हुआ। यही बात है। क्यों कम हुआ है 14%? क्योंकि इसने 250 रुपए की छूट और दे दी, यानी कि 14% ही 250 रुपए के बराबर है। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो आपसे क्या पूछा है? लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। 100% की वैल्यू आपसे पूछिए। बस इतना सा सवाल है, कोई तकलीफ? 14% के लिए 250 है, 100% के लिए पूछिए। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैं करूंगा हवाबाजी में। बहुत बढ़िया सचिन, यही सही सोचा। 14 सत्ते 98, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 250 का 7 गुना कितना? 1750, यानी कि आंसर 1750 से हल्का सा ज्यादा आए। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल करेंगे भाई, सवाल नंबर 16, और ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आखिरी बढ़िया सवाल है। ए होलसेलर बाइज ए बैच ऑफ सीलिंग फैंस एट ए 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्रीज बेस कॉस्ट सी। एक होलसेलर ने सीलिंग फैन खरीदे, छत के पंखे, जो फैक्ट्री का कॉस्ट प्राइस है सी, उससे 50% मार्कअप पे, 50% ज्यादा प्राइस पे। ही देन अलाउज ए 20% ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर। फिर वो रिटेलर को जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट देता है। रिटेलर 40% मार्कअप करता है अपने कॉस्ट में और कस्टमर को 10% डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे। ठीक है, कस्टमर फाइनली 18,144 रुपए पे करता है। तो सीलिंग फैन का ओरिजिनल बेस कॉस्ट क्या है फ्रॉम द फैक्ट्री? फैक्ट्री से। बहुत बढ़िया, सक्सेसिव भी हो रहा है मेरे भाई, आगे बेचते जा रहे हैं। एक लाइन में सवाल हो जाएगा, सवाल सारा सक्सेसिव का है। मान लो जैसे यहां इसमें बोला है सीलिंग फैन का कॉस्ट प्राइस है सी, तो एक रिटेलर जो है 50% अधिक कीमत पर जो है, जो फैक्ट्री की जो आधार लागत है उससे 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन खरीदता है। 50% का मतलब 1/2, तो सी से 1/2 ज्यादा में खरीदा, यानी कितने प्राइस में खरीदा उसने। फिर उसके बाद उसने क्या करा? रिटेलर को बेच दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, 5 का सामान 4 में। यानी कि रिटेलर ने इस प्राइस पे खरीद लिया, होलसेलर ने बेचा तो रिटेलर ने खरीदा। रिटेलर ने इतने में खरीदा, रिटेलर का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। फिर रिटेलर क्या करता है? अप्लाइज ए 40% मार्कअप ऑन इच कॉस्ट। रिटेलर ने जिस प्राइस में खरीदा है उससे 40% मार्कअप कर दे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2/5 मार्कअप कर दे, यानी कि 5 का सामान 7 में। ये रिटेलर ने मार्क प्राइस फिक्स कर दिया। और फिर रिटेलर 10% फ्लैट डिस्काउंट देता है कस्टमर को। 10% यानी कि 1/10, 1/10 डिस्काउंट देगा रिटेलर, तो 10 का सामान कितने में बेचेगा? तो रिटेलर ने कस्टमर को इतने में सामान बेचा है। जबकि पंखा बेचा कितने का है? 18,144 रुपए का। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। ऐसे कोई भी सवाल आए हमेशा सक्सेसिव से एक लाइन में उड़ाने की कोशिश करो। कुछ कटता है तो काट लो, जैसे यहां पे 4 से आपका ये 10 दूनी 20 कट रहा है 5 बार, ठीक है ना? बोलो कोई तकलीफ? ओके, 9 से 9 दूनी 18, 0, और इस 2016 हो गया, ठीक है ना? 7 21, तो 21 निम्मा 189, तो 11 21 छिक्का 126 हो गया, ठीक है ना? तो सी कितना आ गए? 5 पच्चे 25 पंजे 125 गुणा 96 आ गया। 96 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 12, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया? 8 गुणा 12 क्यों लिखा? कि 125 अट्ठे 1000 होता है। 1000 गुणा 12, 12,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, कुछ है इस सवाल में? ना कैलकुलेशन में दम है, हाँ लैंग्वेज को जरूर जो है लिखा गया है। ऐसे सवाल टीसीएस के टाइम पे भी आते थे, अब भी आ रहे हैं और बाद में भी आएंगे, ठीक है ना? और इस जितने भी सवाल हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे सवाल सक्सेसिव के हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और इसी के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बढ़िया ये सवाल खत्म होते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के 4 शानदार सवाल हम करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 17।
ए, बी और सी तीन धनराशि इस प्रकार हैं. बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए एंड सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, ऑल फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये सवाल एज इट इज हमने अपनी शीट में डाल रखा है, बस यहां एबीसी है, मैंने डाल रखा एक्स वाई जेड करके. ठीक है भाई, ध्यान सुनेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आप? ब्याज कितना है और बटे प्रिंसिपल गुणा 100%. ठीक है भाई. ए बी सी तीन अमाउंट इस प्रकार हैं कि बी जो है वो ए पर इंटरेस्ट है, यानी कि ए रुपए पर कितना ब्याज है? बी ब्याज है. ये आ गया इंटरेस्ट, आ गया. परसेंटेज में बदलना, गुणा 100%. बिल्कुल इसी तरीके से सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी. बी रुपए पर कितना ब्याज है? सी रुपए. बी रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सी रुपए. ये आ गया ब्याज. परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100%. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है मेरे भाई, तो आपका ब्याज सेम होना चाहिए. दे शुड बी इक्वल. इसको हमने इक्वल कर दिया. ये बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AC. और ये सवाल का आंसर है. इस सवाल में कुछ भी नहीं था. ऑप्शन नंबर बी. आ जाओ. एक आदमी ने तीन अलग अलग स्कीम PQR में डिफरेंट रेट से ना 7%, 9%, 11% पर एनम से रेस्पेक्टिवली से अमाउंट इन्वेस्ट किया. टोटल इंटरेस्ट अक्रूड इन 1 ईयर वॉज 2520 रुपए. एक साल में कितना ब्याज मिला है? 2520 रुपए. सवाल यह है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वॉज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी. स्कीम आर में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम पी का कितना है? 250%. एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू. स्कीम आर में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो स्कीम क्यू का 300% है. तो आपसे पूछा है स्कीम पी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है. समझ रहे हैं? चलो, सवाल में कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है. तो तीन स्कीम है, कौन कौन सी? PQR. हमने इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, यही बात है. आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया है? अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वॉज 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी. आर में जो है पी से 250% इन्वेस्ट किया. 250% कितना होता है? 5/2. 50% 1/2, 250% 5/2. तो इस स्कीम आर में पी का 250% इन्वेस्ट किया गया, यानी कि पी में 2 रुपए इन्वेस्ट किया गया तो आर में 5 इन्वेस्ट किया गया. कोई तकलीफ इसमें नहीं. 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू. ये दोनों ही बातें स्कीम आर के बारे में बोली गई हैं कि स्कीम आर में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो पी का 250% है और क्यू का 300% है. 300% की फ्रैक्शन वैल्यू 3, यानी कि क्यू में अगर 1 इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम आर में कितना इन्वेस्ट किया गया है? 3. बोलो. तो प्यारे भाई ये तो गलत बात है ना, दोनों रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा. यहां 5 है, यहां 3 है. आर में यहां 5 है, 3 है. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में आर में 5 इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में 3? तो 5 3 को सेम करेंगे, 15 ऊपर किससे गुणा करेंगे और नीचे किससे गुणा करेंगे? 5 से. ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे, तो ये हो जाएगा 6 और 15. नीचे 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया, यानी कि क्यू में कितना आ जाएगा? 5. तो ये तीनों स्कीम में PQR में इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 6, 5 और 15. अब आप खुद बताओ, पी में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें ब्याज की दर है 7%, क्यू में 9%, आर में 11% पर एनम. आपको एक साल में कुल ब्याज दिया हुआ है. देखो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा अगर आप 2 जीरो चुपका लो, है कि नहीं? मान लो पी में 600 इन्वेस्ट किया है, क्यू में 500 इन्वेस्ट किया है, आर में 1500 इन्वेस्ट किया. कोई तकलीफ, कोई डाउट इसमें? तो स्कीम पी में कितना ब्याज है? 7%. 600 का 7% कितना आ जाएगा? 42. स्कीम क्यू में कितना ब्याज है एक साल में? 9%. 500 का 9% कितना आ जाएगा? 45. स्कीम आर में कितना ब्याज है? 1500 का
11%, 1500 का 11% कितना आएगा? 15 गुणा 11, 165। बोलो। तो आप मुझे तीनों स्कीम से मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिला जोड़ लेंगे, है भाई? ये कितना आ जाएगा? 2 4 20, 5 5, हाँ बिल्कुल 252 आ गया टोटल जोड़ के, ठीक है। यानी कि तीनों स्कीम से मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिला? सवाल के अनुसार एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2520 रुपए। तो 252 की वैल्यू ही 2520 रुपए है, जो कि कितना? 10 गुना है, 10 टाइम्स है। तो पूछा है स्कीम क्यू में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, पी में, सॉरी पी में पूछा ना, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 600। तो 600 का 10 गुना कितना आ जाएगा? 6000 रुपए। हालांकि वैसे भी कर सकते हो कि 6 में 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए था, वो क्या है? केवल एक ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। आसान सवाल है, कोई तकलीफ है इस सवाल में? चलिए आगे चलते हैं, अगला लीजिएगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, सवाल नंबर 19। देखो जरा, सवाल देखो, सवाल का लेवल देखो, सवाल की लेंथ देखो, है कि नहीं गोविंद? कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के बच्चा डर गया होगा। अमन नीडेड 30,000 फॉर स्टार्टअप and split the sum between two private lenders under simple interest terms. Lender A charge 9% per annum simple interest, lender B charge 6% per annum simple interest. देखो, अमन को अपना एक स्टार्टअप करना है, 30,000 रुपए की जरूरत है, पैसा है नहीं उसके पास। दो प्राइवेट उधार देने वाले के पास चला गया, ए से और बी से पैसा उधार ले लिया, दोनों 9% और 6% का सिंपल इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहे हैं। Aman kept both loan exactly 4 years and then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest which came to 9600 rupees. अमन ने जो पैसा है 4 साल के लोन पे लिया है, 4 साल बाद लंप सम उसने 9600 रुपए मेरे प्यारे भाई इंटरेस्ट के रूप में चुकाए हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जब अमन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा था, अमन डिस्कवर्ड दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन फ्रॉम द टू लेंडर्स, हिज 4 year इंटरेस्ट आउट गो वुड हैव बीन 1200 लेस देन व्हाट ही एक्चुअली पेड। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 रुपीज डिड अमन बोरो एट 9% फ्रॉम लेंडर ए? 30,000 में से अमन ने 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि लेंडर ए से कितना पैसा उधार लिया है? ठीक है जी। देखो, इस सवाल में आपको दिन दहाड़े पागल बनाने की कोशिश करी गई है। अगर आपने अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, परसेंटेज ब्रेक मेथड पढ़ा है, या आप एलिगेशन भी जानते हो, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इस लाइन का जो है इस सवाल में उतना ही यूज है जितना हम इंसानों का इस धरती पे कोई यूज नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई जरूरत नहीं भाई। एक आदमी अमन है, बेचारा मेरी तरह गरीब है, छोटा सा स्टार्टअप लगाना चाहता है, मूंगफली का ठेला। अब उससे प्यारे बच्चों 30,000 रुपए की जरूरत है, तो दो जो है उधारी देने वालों से 30,000 रुपए ले आया, यानी कि ए और बी दोनों से मिलाकर कितना लोन लिया है? 30,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। ए कितना ब्याज लेगा उससे? 9%। बी कितना ब्याज लेगा उससे? 6%। पैसा उसने उधार लिया कितने साल के लिए? 4 साल। 4 साल में कितना इंटरेस्ट जमा हो गया जो उसने चुकाया? 9600 रुपए। अगर 4 साल में 9600 रुपए इंटरेस्ट चुकाया है, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट चुकाएगा? 2400 रुपए। अगर 4 साल में 9600 रुपए ब्याज लौटाया है, तो हर 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट वो चुका रहा है? फिर 2400 रुपए। पूछा है ए से कितना पैसा उधार लिया है? 9% ब्याज की दर पे। तो भाई यहां ब्याज की दर 6% है, यहां 9% है, तो कैसे 9% को ब्रेक करके बच्चों लिख नहीं सकते क्या? इस 9% को ब्रेक करके आप 6% प्लस 3% नहीं लिख सकते हैं गोविंद? लिख सकते हैं। अब आप खुद बताओ, ए से भी 6% ब्याज लौटाना है, बी को भी 6% ब्याज लौटाना है, तो कुल मिला के पूरी उधारी पर 6% तो ब्याज लौटा ही नहीं लौटाना है। ए को भी 6% ब्याज लौटाना है, बी को भी,
तो कुल मिला के 30,000 रुपए जो उधार लिया है उसका एक साल में 6% ब्याज लौटाओगे। 30,000 का 6% कितना होता है? 1800। यानी कि 1800 रुपए आपको एक साल में ब्याज लौटाना पड़ेगा। लेकिन आपने ब्याज लौटाया कितना है? 2400 रुपए। तो आपने 600 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा दिया है ना? 600 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा दिया। वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज गिविंग? एक्स्ट्रा ब्याज क्यों दिया है? कि आपको ए को एक साल में 3% ब्याज ज्यादा लौटाना है। आपको ए को एक साल में 3% ब्याज ज्यादा लौटाना है। यानी कि ए का 3% ही 600 के बराबर है। तो ए का 1% कितना है? 200 के। तो ए से जो आपने पैसा उधार लिया है उसका 100% कितना है? 20,000 रुपए। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों? 20,000। ऑप्शन नंबर क्या है यहां से? बताइए। कुछ था? तो जरूरी नहीं कि कोई सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है, वो वाकई में लंबा हो, मुश्किल हो या टफ हो। इस सवाल को एलिगेशन से भी किया जा सकता था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आ गया भाई 20। बताइए। A sum becomes 2.5 time of itself in 5 years under simple interest. In how many years will it become 5 times itself at same rate? ब्याज की दर सेम है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 5 साल में 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना हो जाती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 2.5 रुपए बन गया। 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 2.5 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1.5 रुपए। आपको 1.5 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 5 साल में। सवाल यह है सेम इसी रेट से कितने साल में पैसा 5 गुना हो जाएगा? 5 गुने का मतलब समझते? 1 रुपए 5 रुपए बन गए। 1 रुपए 5 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस इतना सा सवाल है। ठीक है भाई। 1.5 रुपए ब्याज 5 साल में, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में? 5/1.5। 4 रुपए ब्याज कितने साल में भैया? 4 से मल्टीप्लाई। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। डेसिमल से 0। 200/15 5 से काटेंगे मेरे भाई, यानी कि 40/3 साल लगेगा। तो 13 तिया 39 40, तो 13 से ही 1/3 साल इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं भैया। खत्म हो गए सिंपल इंटरेस्ट के शानदार सवाल। ठीक, मुश्किल नहीं थे ये। अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेहतरीन 5 सवाल जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आ जाओ। 21वां सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का खतरनाक। ए वेंडर लेंड 74,000 रुपीज एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। भाई एक जो है वेंडर ने 74,000 रुपए उधार दिए 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 3 साल का नहीं बताना, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तीसरे साल का। भाई एक तो वो मेथड है कि आप पूरा ट्री बना लो। ट्री में पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का सब पैसा खुला दिखता है। तीसरे साल का निकाल लीजिए, पर वो लंबा तरीका है। एक तरीका ये भी है मेरे भाई, लेकिन वो इजी डाटा पे ठीक रहता है। भाई वेंडर ने कितना पैसा उधार दिया? 74,000 रुपए उधार दिया है। ब्याज की दर कितनी है? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/25। आपको क्या करना है बच्चों? तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में खास बात यह है कि जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। तो आप ये बताओ कि 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 साल बाद अमाउंट बताओ। अगर ब्याज की दर 3/25 है तो 1 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 25 पे 3 ब्याज हो जाएगा 28। 28/25 गुना। कोई डाउट? फिर 1 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? फिर से 28/25 गुना। ये ना हर साल 28/25 गुना होता जाएगा, 12% बढ़ते जाएगा। ये क्या आ गया? ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। यानी कि थर्ड ईयर में केवल इसी पैसे पर ब्याज मिलेगा। और इसका कितना ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर में? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 3/25। तो थर्ड ईयर में इस पैसे पर ब्याज मिलेगा। ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। थर्ड ईयर का ब्याज।
2 साल बाद अमाउंट निकालो, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का 12% 3/25 आपको तीसरे साल ब्याज मिलेगा। ठीक है। एक और तरीका है जो बहुत स्मार्ट मेथड है, आपको तीसरे साल का ब्याज निकालना, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते हैं। बताओ, देखो 3 साल के लिए जब आप गोल्डन रेशियो बनाते हो तो क्या बनता है? 3 साल का गोल्डन रेशियो 3-3-1, और 2 साल का क्या होता है बच्चों? 2-1। अगर 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दूं तो क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा भैया? 1:2:1। ये क्या आ गया भाई? ये थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो आ गया, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का ब्याज घटा दो तो क्या बचेगा? तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। तो थर्ड ईयर का जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसका गोल्डन रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है भाई। क्योंकि इस सवाल के आंसर सकल देखिए, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर आप यहां पे यूनिट डिजिटल सम लगाओगे तो सर फोड़ लोगे। 74,000 ऐसी वैल्यू है कि 12% पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 75,000 होता तो इजीली हो जाता। ठीक है ना? तो मेरे भाई ये बताइए, आपका प्रिंसिपल कितना है? 74,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। तो इसका 12% करते जाए। 74,000 का 12% कितना आएगा? 8400 और 480, 8880, 8880। अब 8880 का 12% क्या आएगा? 9,000 का 12% निकाल लो, 1080। 120 कम है, 120 का 12% कितना आएगा? 14.4, यानी कि 15 लगभग। तो कितना आएगा? 1065। क्या आ गया? अब 1065 का 12% आप निकाल लीजिए। 1065 का 12% कितना आएगा? 120 और 12 चिन्ह 72, 7.2, यानी कि लगभग 128, लगभग 128 आ गया। वो क्योंकि भैया ऑप्शन में इतना तो फर्क है ही ना, 1000 रुपए का फर्क तो दिख ही रहा है। तो आप यहां पे अप्रोक्स 12% निकालते चले जाइए। इन सब की मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये आपके तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 8880 का 1 गुना 8880। 1065 का दुगुना कितना आएगा? 2130 प्लस 128 का 1 गुना 128। ये आ गया, ये तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरे प्यारे भाई। बताइए, ठीक है जी, थर्ड ईयर का कंपाउंड। 74,000 का 12% निकालते जाओ, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। कितना आ गया भाई? 8, 3 2 5 8, 13 का 3 हासिल 8 और 1 9 और 1 10, 11 के हासिल 8 और 1 9 2 11, यानी कि 11,138 रुपए के करीब आएगा। 11,138 रुपए के करीब है सी ऑप्शन। मैंने इतना करीब आपका आंसर निकाल दिया। ये इस सवाल को करने का मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है। इस सवाल की कैलकुलेशन ही थोड़ी हाई फाई है। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। ये मेथड भी है मेरे भाई और ये वाला मेथड भी है। इजी डाटा होता है तो ये मेथड सबसे बढ़िया है। बाकी मेरे भाई अप्रोक्सी अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो ये वाला तरीका आप लगाइए। ठीक है बच्चों, आ जाता है सवाल नंबर 22। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? बताओ। ये ऑप्शन है ABCD करके। कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो जाती है बच्चों? 3 गुनी। मैं ऐसे सवाल एग्जाम्पल में करवाता था बच्चों को, मुझे उम्मीद नहीं थी कभी पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा उल्टा सीधा। कोई धनराशि 3 साल में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो आप बताओ, अगर 3 साल में 3 गुना हो रही है तो 1 साल में कितने गुना हो जाएगी? बताओ गोविंद। क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि 1 साल में आपका पैसा क्यूब रूट ऑफ 3 गुना हो गया। ठीक है भाई। अब क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया तो आप मुझे बताइए 3 का क्यूब रूट क्या आएगा? आप मुझे बता दो कि 3 का क्यूब रूट क्या आएगा लगभग। बताइए, अगर 3 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया है तो 1 साल में कितना हो गया? दो क्यूब रूट ले लेंगे ना दोनों से, क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि 1 रुपए आप ऐसे समझो कि बटे 1, कि 1 साल में 1 रुपए कितने बन गए? क्यूब रूट ऑफ 3 बन गए।
तो 1 रुपए अगर क्यूब रूट ऑफ 3 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? क्यूब रूट ऑफ 3 -1, ये ब्याज मिला। क्लियर है? कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये ब्याज की दर आएगी। अगर आपसे सिंपल होता ना कि भैया यहां तो फिर भी आपसे डेसिमल वगैरह में पूछा है, तो ये आ जाता है सवाल का आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ इसमें? तीन साल में अगर 3 गुना हो रहा है तो 1 साल में क्यूब रूट ऑफ 3 गुना हो गया 1 पर। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला? क्यूब रूट ऑफ 3 -1 1 पर, परसेंटेज में गुणा 100%। अब क्यूब रूट ऑफ 3 कितना आएगा? जैसे आपको 3 का क्यूब रूट निकालना है तो ऐसा करा करो कि 3 के आगे आप क्या कर लो? 3 जीरो बढ़ा लो। क्यूब रूट निकालना है, अंडर रूट होता मैं 2 जीरो बढ़ाता। ठीक है ना? 3000। आप मुझे बताओ 3000 का क्यूब रूट क्या आएगा? बताओ 3000 का क्यूब रूट लगभग क्या आएगा? 15 का क्यूब 3375 है, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 14 का क्यूब 2744, यानी कि 14 और 15 के बीच में आएगा, यानी कि लगभग 14.5। ठीक है, ये 3000 का क्यूब रूट है तो है, हाँ वो ये आएगा 3000 का क्यूब रूट। ठीक है ना? 14.5। लेकिन मैं 3 का निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? 3 का क्यूब रूट। तो यहां डेसिमल लगेगा ना, तो यहां भी डेसिमल 1.45 हो जाएगा। 3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1.45, 1.45 -1 यानी कि 0.45, 0.45 का 100 गुना यानी कि लगभग 45% के करीब। तो 45% के करीब है ए ऑप्शन। ये मैंने आपको बिना ऑप्शन की हेल्प से करके दिखाया है। ठीक है, वरना हम ऑप्शन की हेल्प भी यहां पे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 कितना आएगा? लगभग लगभग आपका 1.45 के करीब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेहतरीन सवाल है। इस तरीके से ही आपको पेपर में सोचना है। आगे चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक धनराशि 2 साल में कितना? 6600 और 3 साल में 7920 हो जाती है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना? ऑप्शन बहुत दूर दूर है। देखो मैं इस सवाल को अप्रोक्सी कर लूंगा। अगर 2 साल में पैसा 6600 हो गया तो 2 साल पहले 6600 से कम रहा होगा ना काफी। तो ये तो आंसर है नहीं, आंसर या ए है या बी है या सी है। भाई मान लो कोई प्रिंसिपल है पी। ठीक है बच्चे, ये प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जाता है? 6600 रुपए। और ये प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो जाता है? 7920। ठीक है भाई, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये ही यही 6600 रुपए अगले 1 साल में 7920 बन गए। कोई डाउट है कि जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 6600 रुपए 1 साल बाद क्या हो गए? 7920 बन गए। कोई तकलीफ है? नहीं। तो 6600 रुपए अगर 7920 हो गए तो बताइए कितना गुना हो गया आपका पैसा? अगर 6600 रुपए 7920 हो गए तो मुझे बताइए आपका पैसा कितने गुना होगा? 66 एकम 66 13, 66 दूनी 132, यानी कि 1.2 गुना। बोलो, तो 1 साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो गया। अगर 1 साल में आपका पैसा 1.2 गुना हुआ है तो 2 साल में कितना हो गया? 1.2 का स्क्वायर हुआ होगा। अगर 1 साल में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पावर में चलता है, 1 साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है तो 2 साल में कितना हुआ है? 1.2 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल का 1.44 गुना किसके बराबर है? 6600 के बराबर। क्लियर है? और यहां से आप प्रिंसिपल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। हालांकि ऑप्शन से भी पता चलेगा 1.44 गुना होने का मतलब 44% बढ़ गया। अगर कोई संख्या 1.44 गुना हो गई है इसका मतलब 44% बढ़ गई है। 1.44 गुना मतलब 144%, 100% 144% हो गया, तो 44% बढ़ गया। तो ऐसा आंसर होगा जिसको 44% बढ़ाने पर 6600 आ जाए। ये 5500 है। 5500 को अगर आप 44% का 40% ही बढ़ाओ तो 6600 से बड़ा हो जाएगा। 4000 है, 4000 का 44% कितना आएगा? 1760, 44 चौका
1700 अगर आप 60 बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई इसमें, तो ये 57 6000 भी नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर है। ठीक है भाई, तो गजब सवाल है मेरे भाई, और इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगी है। 144 12 से काटेंगे तो 12 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55,000 हो गया। ठीक है भाई, 55,000 को आपको 12 से डिवाइड कर लेना था, ये आपका आंसर आ जाएगा 55,000/12। तो कितना गया, 12 चौक 48, 48 के बाद 7 जीरो, 12 पंजे 60, 10 जीरो 12 अट्ठे 96। तो 4580 के करीब, 4583 के करीब आपका आ रहा है, जो सी ऑप्शन है। सॉल्व भी कर सकते हो और अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। चलिए ये बताओ, सवाल नंबर 24, बताओ गोविंद। बनाइए। 4500 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल के एंड में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? यही है ना? कितने साल का ब्याज निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे? ऑप्शन देखो, 7,265.3, 7,255.3, 7,247.3, 7,205.3। 10 रुपए का फर्क है, यानी कि सवाल बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पे टफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे सवाल मुश्किल है, क्योंकि इस सवाल में 10-10 रुपए का फर्क है, यानी कि आपको कैलकुलेशन बहुत नजदीक करनी पड़ेगी, हवा में नहीं उड़ा सकते। और 5 साल का अगर आप ट्री बनाने लगो तो बहुत मुश्किल काम है, 5 साल तक का सक्सेसिव निकालो तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने गोल्डन रेशियो पढ़ रखा है तो ही ये काम आसान होगा। 4 साल के लिए 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1। एक तरीका याद कर लीजिए मेरे भाई, कोई भी सवाल आए हो जाएगा। अगर आपको 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1। क्लियर है? यहां पे प्रिंसिपल कितना है, 4500 रुपए। आपसे पूछा 5 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो ब्याज निकाल लो, 4500 में ब्याज जोड़ दो, आ जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल है 4500 रुपए। ठीक है भाई, ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम। बोलो, तो 4500 का 10% करते जाइए, कुछ मत करो, क्या करना है, 10%। 4500 का 10% क्या आएगा, 450। 450 का 10% क्या आएगा, 45। 45 का 10% कितना आ गया, 4.5। ठीक है भाई, फिर 4.5 का 10% क्या आएगा, 10 से भाग करेंगे 0.45। फिर 0.45 का 10% क्या आएगा, 0.45 का 10% 0.045। हालांकि ये वैल्यू इतनी छोटी है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो। 450 का 4500 का 10% निकालते चले जाओ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आपका ब्याज है 4500 का 5 गुना 2250, 45 का 10 गुना यानी कि 450, 4.5 का 10 गुना यानी कि 45। ठीक है भाई, 0.45 का 5 गुना यानी कि 2.25, 2.25। और ये वैल्यू तो बहुत छोटी सी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है भाई, ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपका लगभग ब्याज आ जाएगा 2250 प्लस 4500 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2700। 2745 में 2.25 जोड़ेंगे तो 2747.25 आ जाएगा, 2747 के करीब आ जाएगा। ठीक है ना, 2747.25 आ जाएगा भैया, पूरा ही लिखते रहूं मैं। ठीक है ना, 2250, 450, 2700, 45 और 2 47, 2747 आ गया। तो 4500 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 2747.25 आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, आपका अमाउंट आ गया, बात खत्म। ठीक है ना,
4500 में 2747 जोड़ेंगे तो 45 27 7247 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी है। क्या लिख दिया? नहीं तो सीआई आया है, पूछा है अमाउंट। 4500 में 2747 पॉइंट ये जोड़ेंगे ना तो 7247। देख रहे हो सवाल? अच्छा सवाल है ना? मजा है। बहुत कम बच्चों ने सवाल पेपर में ठीक किया है क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक है। आ जाइए अगला सवाल करेंगे। यहां पे सवाल नंबर आपके सामने 25, कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी सवाल। बताओ बच्चों। A TV set is available for 19650 in cash or 3100. A TV set is available for 19650 in cash or 3100 as a cash down payment and 3 equal installment. If the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। देखिए अगर आपको एक टीवी सेट खरीदना है तो टीवी सेट खरीदने के दो रास्ते हैं। 19,650 रुपए कैश दो, टीवी घर को ले आओ, बात खत्म। ठीक है भाई। अगर आपके पास 19,650 नहीं है तो थोड़ा बहुत पैसा तो होगा। 3100 रुपए आप कैश पेमेंट करो, कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी बचे अमाउंट की किस्त बनवा लो। थोड़ा थोड़ा करके 3 एनुअल किस्तों में लौटा देना। ठीक है भाई। आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया, 3 किस्त आपने बनवाई है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है ना। ब्याज कितना लग रहा है आपको? 10%। 19,650 में से 3100 आप घटाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 16,550 रुपए। तो 16,550 रुपए की आपने 3 किस्तें बंधवा ली हैं। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? देखो वैसे तो आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए। इस सवाल के 4 ऑप्शन है और 1,000 रुपए का फर्क है। ब्याज की दर कितनी है? 10%। 16,550 को 3 किस्तों में लौटाना है तो अगर मैं 3 से भाग करूं 16,550 को तो लगभग कितना आएगा मेरे प्यारे भी बताइए? लगभग आएगा आपका 5500 रुपए। लगभग आपका 5500 रुपए आएगा। 16,550 को और 3 हिस्सों में डिवाइड करूं लगभग 5500 रुपए। अगर 10% ब्याज भी लग रहा है मान लो तो लगभग 6,500 की किस्त बननी चाहिए ना। किस्त लगभग 6,500 की बनेगी और ऐसा ही एक ऑप्शन है, यही आंसर होना चाहिए। तब बात खत्म। इस मूर्ख सवाल को सॉल्व करने के पेपर में जरूरत ही नहीं है। ये असली मेथड है करने का। आई बात समझ में? दिमाग लग गया ना? अदरवाइज आप बनाना चाहते हैं तो सवाल बन भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ब्याज की दर कितनी है? 10%। ठीक है भाई। तो 3 किस्तों में आपको लौटाना। अगर आपने 10 उधार लिया तो 1 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा? 11। अगर आपने 10 का स्क्वायर 100 उधार लिया है तो 2 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा? 11 का स्क्वायर 121। अगर आपने 10 का क्यूब 1000 उधार लिया है तो 3 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा? 11 का क्यूब 1331। अब ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ 11 है, 121 है, 1331 सेम करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुणा? 11 से गुणा, तो 1100 हो जाएगा। यहाँ किससे गुणा? 121 से गुणा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है? कितने अमाउंट की आपने किस्त बंधवाई है? 16,550 की। तो आपने लोन कितना लिया? ये वाला आपका लोन हो गया अमाउंट। बताओ बच्चों कितना लोन है ये? 10, 12, 11 कितना? 23 और 10 3310। 3310 का लोन है। लोन है कितना मेरे भाई? 16,550। तो कितना है? साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। ये तो पूरा का पूरा 5 गुना है। 5 गुना हो गया। ठीक है, ये 5 गुना हो गया। तो हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 11 गुणा 21 1331 है। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 1331 कर दी ना। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना आएगी? 1331 का 5 गुना। तो सिंपल आ जाएगा मेरे भाई आपका ये ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल का सॉल्यूशन हो। ठीक है ना? है बिल्कुल। आप इस सवाल को सीधा 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो कि यहां पे जो किस्त, ये सारा आंसर एग्जैक्ट कोई ऐसे तो है नहीं। 11 का मल्टीपल आएगा, दिमाग में सोच सकते हैं 10 से 11 है ना।
क्योंकि ब्याज की दर 10% है तो किस्त की वैल्यू 11 का मल्टीपल आएगी, और वो भी सीधा ऑप्शन से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो बिना सॉल्व करे, ठीक है ना। लेकिन आपको पेपर में ये कोई भी नहीं करना, जो मैंने अप्रोक्स तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन दूर दूर हो तो अप्रोक्स तरीका ही लगाइए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, 25 हो गया। अच्छा, अब एवरेज के 4 शानदार सवाल करेंगे हम। सवाल नंबर है आपके सामने 26। बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। एक व्यापारी ने चावल की 5 किस्म खरीदी जिनके वजन का रेशियो 2, 3, 4, 5, 6 है। पर किलोग्राम उनके प्राइस 40, 42, 45, 48 और 50 रुपए है ना। ये पर केजी प्राइस दिया हुआ है ना। 5 टाइप के चावल को मिला है, तो जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या है। आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं ना, आप यहां पे यूनिट में बेच करके देख सकते हैं, और डेविएशन भी लगा सकते हैं। जैसे आप कुछ भी मान लो भैया कि माना एवरेज प्राइस है मिक्सचर का 45 रुपए पर केजी, है ना। लेकिन 45 से 40 तो 5 कम है। कितना चावल है, 2 किलो, तो 2 पंजे 10। 45 से 42 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 तिया 9, ठीक है भाई। 45 से 45 जीरो कम है, 45 से 48 3 ज्यादा है। कितने किलो चावल का प्राइस, 5 किलो को, 3 पंजे 15, ठीक है भैया। 45 से 50 5 रुपए पर केजी ज्यादा है। कितने किलो चावल का, 6 का, 5 30। ये आ गया आपका डेविएशन। डेविएशन आ गया भैया, केक कटेगा तो सब में बटेगा। मैंने मिक्सर का प्राइस मान लिया था 45 रुपए पर केजी। टोटल चावल है कितना, 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 6, 20, 20 में डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा भैया, ठीक है जी। तो 15 माइनस 19 30 माइनस 4 26 हो जाएगा। तो आएगा 45 प्लस 26/20, 26/20 यानी कि 1.3। इस सवाल का आंसर आएगा 46.3 रुपए पर केजी, डी ऑप्शन। तो कम से कम कैलकुलेशन में आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो यहां पे, ठीक है। आ जाइए। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किसी 2 का योग तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट 210, 198, 192 होता है। सवाल यह है कि तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है, एवरेज आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बनती है, पर पहले आपको बेसिक समझना चाहिए कि भैया मान लो 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी। ये 3 संख्याएं, ये संख्याएं ऐसी हैं कि जब हम क्या किन्हीं 2 संख्याओं के योग को, मान लो ए और बी के योग को, तीसरी संख्या क्या बची, सी, सी के आधे में जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना आता है, 210 आता है। बात समझ रहे हैं। अब मैं 2 संख्या बी और सी लेता हूं, 2 संख्या बी और सी के योग को, तीसरी संख्या क्या बची, ए के आधा, इसमें जोड़ते तो 198 आता है। अब 2 संख्या में सी और ए लेता हूं, इनके योग को, तीसरी संख्या क्या बची, बी, बी के आधे में जोड़ता हूं तो जोड़ने पर क्या आता है, 192 आता है, 192। आपसे पूछा तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है, वो कुछ भी नहीं है, आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आंसर आ गया। कि जब आप जोड़ोगे तो a प्लस ए 2a प्लस ए बटे 2, 5a/2 हो जाएगा। b प्लस बी 2b प्लस b बटे 2, 5b/2 हो जाएगा। यानी कि 5a/2, 5b/2, 5c/2 आएगा मेरे भाई। तो 5/2 कॉमन, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। किसी बालक को इसमें कोई डाउट है ना। a प्लस ए 2a प्लस a/2, ये 5/2a हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 198 और 192 कितना आ गया, 390। 390 और 210 कितना आ गया मेरे भाई, 600, ठीक है। तो 5 से 600 चला जाएगा आपका 120 बार, 120 दूनी 240। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों संख्याओं का योग आ गया 240। लेकिन सवाल में पूछा है इन तीनों संख्याओं का एवरेज। 3 संख्याओं का एवरेज क्या आएगा, इनको जोड़ के 3 से भाग कर दो, तो 240/3 यानी कि 80। 80 सवाल का आंसर है। ये आप मेंटली दिमाग में भी सोच सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बढ़िया सवाल है, और ये नया सवाल नहीं है, पहले भी आया हुआ है। हाँ जी, ये बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल है, बताओ 15 संख्याओं का एवरेज 80 है, पहली 6 संख्याओं का एवरेज 72 है, अगली 6 संख्याओं का एवरेज पहली 6 संख्याओं के एवरेज से 25% ज्यादा है, 13वीं संख्या 15वीं से 8 ज्यादा है, 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, 13वीं संख्या और 14वीं संख्या का एवरेज क्या है। गजब सवाल है भैया, ऐसे सवाल भी बहुत आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी। बताइए
देखो इस सवाल के आंसर अप्रोक्स भी हो सकते हैं, बनाना चाहिए आपको सवाल। 15 संख्याओं का एवरेज 80 है। मान लो भाई यहां मैं लिख रहा हूं नंबर्स, ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो 15 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 80। अब इन 15 संख्याओं में से जो पहली 6 संख्याएं, पहली 6 संख्याओं का एवरेज है 72। फिर जो अगली 6 संख्याएं हैं, अगली 6 संख्याएं हैं, सवाल में बोला नेक्स्ट 6 संख्याओं का एवरेज पहली 6 संख्याओं के एवरेज से 25% ज्यादा है। तो 72 का 25% क्या होता है? 18। 72 से 18 ज्यादा यानी कि 90 हो गया। तो अगली 6 संख्याओं का एवरेज 90 हो गया। अब यहां पे 13वीं 14वीं 15वीं, देखो 15 संख्याओं के एवरेज 80 है, पहली 6 संख्याओं को दिया, अगली 6 संख्याओं का 6 और 6 12 संख्याओं का एवरेज आपको दिया है यहां पे। यानी कि आपको 13वीं 14वीं और 15वीं संख्या के बारे में नहीं पता, तो क्या आप 13वीं 14वीं और 15वीं संख्या का योग निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान सुनिएगा, सवाल में यह बोला है कि 13वीं संख्या 15वीं से 8 ज्यादा है और 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, यानी कि दोनों ही बातें 15वीं संख्या के लिए कही गई हैं। मान लो जैसे 15वीं संख्या x है, तो 13वीं संख्या 15वीं से 8 ज्यादा है, यानी कि 13वीं संख्या x प्लस 8। अच्छा, 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है। 15वीं संख्या अगर x है तो 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, यानी कि x माइनस 10। ये 13वीं 14वीं 15वीं संख्या आ गई। लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तीनों संख्याओं का योग, भाई ये जितनी भी 15 संख्याएं, 15 संख्याओं का एवरेज 80 है, तो मैंने मान लिया 13वीं संख्या भी 80 है, 14वीं संख्या भी 80 है, 15वीं संख्या भी 80 है। तीनों संख्या 80 80 80 है। लेकिन जब मैं एवरेज से कंपेयर करता हूं, 15 संख्याओं का एवरेज 80 है, 6 संख्याओं का 72 है, 80 से 72 8 कम है। 6 संख्याओं का एवरेज मेरे दोस्तों 8 कम है। 15 संख्याओं का एवरेज 80 है, लेकिन जो अगली 6 संख्या उनका एवरेज 90 है, 10 ज्यादा है। नेक्स्ट 6 संख्याओं का एवरेज 10 ज्यादा है मेरे भाई। तो कितना आ गया ये आपका आ गया 60 माइनस 48 12। ये आपका डेविएशन आ गया 12 डेविएशन। मैं जब 15वीं संख्याओं के एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं इन संख्याओं को, तो 12 ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 12 कम करना पड़ेगा। ये बैलेंस करने के लिए बच्चों 12 कम करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 3x और 8 माइनस 10 माइनस का 2, कितना आएगा भैया? 240 माइनस 12। 240 में से 12 अगर आप घटाएंगे तो 228। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 230/3। कट नहीं रहा भाई, तो x की वैल्यू 230/3 आ गई। ठीक है, सवाल में पूछा 13वीं 14वीं संख्याओं को औसत। ये 13वीं संख्या है, ये 14वीं संख्या, x प्लस 8 और x माइनस 10, इन दोनों संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो 13वीं और 14वीं संख्या का एवरेज क्या है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। x 8 माइनस 10 माइनस 2 का आधा x माइनस 1, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा x माइनस 1। बोलो क्या बात सही है? x प्लस 8 और x माइनस 10 का एवरेज दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे x माइनस 1, यानी कि सवाल का आंसर अप्रोक्स आएगा कि 230 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो क्या होगा बेटा? 3 7 21, 2 0 3 6 18, 76.66, और उसमें से -1 आप करोगे तो 75.66 इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे सवाल नए नहीं है, एवरेज में पिछले 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं, 2018 के पेपर से ही आ रहे हैं। आगे आइए, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 29। There are 5 consecutive even number x1, x2, x3, x4, x5। 5 लगातार इवन नंबर है, 4 consecutive ऑड नंबर है y1, y2, y3, y4। एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन एवरेज ऑफ ऑड नंबर। इवन नंबर का जो एवरेज है वो ऑड नंबर के एवरेज से 5 ज्यादा है। ठीक है, इफ द सम ऑफ इवन नंबर इज 30 मोर देन सम ऑफ ऑड नंबर। इवन नंबर का जो सम है वो ऑड नंबर के सम से 30 ज्यादा है। तो सवाल यह है कि ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है? ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, ये सवाल है भाई। देखो, ये जो इवन नंबर्स हैं, 5 इवन नंबर है ना, मैंने मान लिया कि इनका योग है ये x है ना, सब सिग्मा x।
और ये जो ऑड नंबर्स हैं y1 y2 y3 y4 इनका मैंने सम मान लिया कि सिग्मा y है। तो सवाल ये कह रहा है कि सम संख्याओं के एवरेज विषम संख्याओं के एवरेज से 5 ज्यादा है। ये इवन नंबर 5 है, 5 इवन नंबर का योग है सिग्मा एक्स, एवरेज क्या आ जाएगा 5 से भाग दिया। ऑड नंबर का योग माना है मैंने सिग्मा वाई, 4 ऑड नंबर है तो इनका एवरेज क्या आएगा 4 से भाग कर दिया। तो इवन नंबर का जो एवरेज है ऑड नंबर के एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 5 ज्यादा है, तो ये डिफरेंस 5 आ गया। अब सवाल में ये बोला है कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सम संख्याओं का योग यानी कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो विषम संख्याओं का योग सिग्मा वाई से 30 ज्यादा है। इनका डिफरेंस प्यारे बच्चों यहां पर 30 दिया है। विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा है, सिग्मा वाई निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर आप यहां पे सिग्मा एक्स की जगह ये रख दो, है सम संख्याओं का जो योग है वो क्या है, सम संख्याओं का जो योग है सिग्मा एक्स वो विषम संख्याओं के योग से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना सा सवाल है। अभी ये डिवाइड कर लो सिग्मा वाई को यहां 5 से या 4 से, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 पंजे 20 एलसीएम, 4 माइनस 5 माइनस का सिग्मा वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 30 को 5 से भाग करेंगे 6 जाएगा, 6 उधर जाके घटाओगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया, तो सिग्मा वाई यानी कि 20 आ गया। तो मैं कह सकता हूं विषम संख्याओं का योग 20 आ गया। जो आपकी विषम संख्याएं उनका योग 20 आ गया, 4 विषम संख्याएं उनका एवरेज आ गया 5, तो इस सवाल का आंसर 5 है। ठीक है, सवाल एक ही स्टेप का है ये, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ है नहीं। ठीक है बच्चों, खत्म। ये एवरेज के 4 सवाल थे, समाप्त हो गए। आगे चलते हैं फटाफट, अगला करेंगे रेशियो एंड मिक्सचर। अगला चैप्टर रेशियो एंड मिक्सचर के 5 शानदार सवाल हम लोग बनाएंगे। ये बताइए सवाल नंबर 30 कैसे करोगे। रोहन ने, बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ एक्स्ट्रा किलोग्राम ऑर्डिनरी कॉफी का ऑर्डर किया। द प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफी पर केजी वॉज 3 times दैट ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। प्रीमियम कॉफी का जो प्राइस था वो ऑर्डिनरी कॉफी से 3 गुना था। When the order was delivered, जब ऑर्डर डिलीवर हुआ, it was found that quantity of प्रीमियम एंड ऑर्डिनरी कॉफी हैड बीन स्वेप्ट। जब ऑर्डर आया तो ये देखा गया कि क्वांटिटी बदल गई है, ठीक है ना, प्रीमियम की और ऑर्डिनरी कॉफी की। इसकी वजह से बिल 40% बढ़ गया। द चेंज दिस चेंज इंक्रीज हिज बिल बाय 40%, बिल 40% बढ़ गया। तो पूछा है रेशियो ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम कॉफी टू ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। तो जो हमने प्रीमियम कॉफी ऑर्डर की है और जो ऑर्डिनरी कॉफी हमने ऑर्डर की है उसका रेशियो कितना है, उसका अनुपात क्या है, यह सवाल है। आप बताइए, बताओ बच्चों। हम 2 टाइप की कॉफी है हम ऑर्डर करिए, एक प्रीमियम कॉफी है और एक ऑर्डिनरी कॉफी है। जब हम बात करते हैं तो प्रीमियम कॉफी का जो प्राइस है वो ऑर्डिनरी कॉफी के प्राइस का 3 गुना, यानी कि ऑर्डिनरी कॉफी 1 रुपए किलो है तो प्रीमियम कॉफी कितनी है 3 रुपए किलो। यही बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे दोस्त हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने प्रीमियम कॉफी ऑर्डर करी 5 केजी और मैंने मान लिया कि ऑर्डिनरी कॉफी आपने ऑर्डर की है x केजी, ऑर्डिनरी कॉफी आपने x केजी ऑर्डर करी है। तो आपका बिल कितना बनना चाहिए? अगर आपने प्रीमियम कॉफी 5 केजी ऑर्डर करी है, ठीक है, और आपने कुछ केजी, मैंने मान लिया x केजी ऑर्डिनरी कॉफी ऑर्डर की, तो आपका बिल कितना बनना चाहिए? 3 पंजे 15 भाई, 1 किलो इसका 1 केजी का प्राइस 3 है तो 5 केजी का कितना होगा 15। यहां 1 केजी का 1 है तो x केजी का कितना होगा x एकम x, यानी कि आपका बिल बनना चाहिए 15 प्लस x, ये बिल बनना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? लेकिन हुआ क्या, आपने क्वांटिटी बदल दी। जब ये बिल बन के आया, जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई, यानी कि प्रीमियम कॉफी तो आई x किलो और ऑर्डिनरी कॉफी कितनी आई 5 किलो, यही है। तो बिल कितना बना भैया मेरे भाई, ये 3x और इसका कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। तो बिल बना आपका 3x प्लस 5 का,
ये आपका बिल बना 3x + 5। और ये जो अब आपका बिल बना है ये ओरिजिनल बिल से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है। क्लियर है? जो अब आपका बिल बना वो ओरिजिनल बिल से 40% ज्यादा है। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। यानी कि ओरिजिनल बिल का कितना हुआ है? ये 7/5 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या आप निकाल नहीं सकते सीधा सा 7x, ये 7x हो जाएगा और ये 15x हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 8x। अभी ये 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 105 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा? 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक ही लाइन का सवाल है। तो अगर x आपका 10 आ चुका है तो यानी कि प्रीमियम कॉफी आपने ऑर्डर करी थी 5 किलो, ऑर्डिनरी कॉफी आपने ओरिजिनली ऑर्डर करी थी 10 किलो। तो जो आपने क्वांटिटी ऑर्डर करी थी उसका रेशियो कितना आ गया? 1:2। ठीक है बच्चों, बताइए कोई डाउट इसमें? सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो में एसएससी सीजीएल की टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन दोनों वीडियोस को मिलाओगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आप तीसरी सीरीज लेने के लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एसएससी सीजीएल का थर्ड पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।